इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम चैप्टर कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर एंड इंडियन प्लानिंग। पब्लिक सेक्टर एंड इंडियन प्लानिंग, इसके तहत हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था वो रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर था। पहला टॉपिक था द एवोल्यूशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, सेकंड द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, और आज हम थर्ड टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ कॉजेज़ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, कि क्या कारण हुए कि पब्लिक सेक्टर एक्सपेंड हुआ, वो अभी समझ में आ जाएंगे। इसके तहत टोटल 1 दैट इज़ द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पब्लिक एंटरप्राइज, सेकंड द पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन एंड पब्लिक एंटरप्राइज, थर्ड रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज थ्रू पब्लिक एंटरप्राइजेस, फोर्थ सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिफ्थ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, एंड द सिक्स्थ लिमिटेशन एंड अब्यूसेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। इन 6 पॉइंट्स के बाद बड़ी खूबसूरती से किताब ने ये बताना चाहा है कि किन कारणों से एक्सपेंशन हुआ पब्लिक सेक्टर का। हम स्टार्टिंग के पहले पॉइंट से पढ़ते हैं दैट इज़ द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पब्लिक एंटरप्राइज। देखिए, भारतीय सरकार ने उस समय में, इंडिया के पॉलिसी मेकर्स ने, 5 ईयर प्लानिंग देने वाले उन इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़ ने भारत के लिए जो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रखा था वो बहुत हाई रखा था, और ये डेलिब्रेट कंडक्ट था उस समय का। हमें हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अचीव करना ही था। उसके कारण क्या थे? हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अचीव करने का मतलब, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर जीडीपी ग्रोथ रेट हाई है इसका मीनिंग क्या है? सीधी सी लाइन में आप एक मीनिंग क्या बताते हैं इसका? जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत हाई है, इसका मीनिंग क्या है? बताओ बेटा जल्दी। हैं? कैसे बता पा रही हैं आप ये? आप क्या बता रहे थे? किस चीज़ की? देखिए, जब आप जीडीपी ग्रोथ रेट फिगर के बढ़े होने की बात करते हैं, आप ये मानते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा है, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन बढ़ा है। प्रोडक्शन बढ़ा है माने कि कंजम्पशन बढ़ा है। गुड्स एंड सर्विसेज जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सीधी सी चीज़ ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हर स्टेज पर हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। इसका मतलब हम लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में सक्षम हो रहे हैं। आपने एक आयरन ओर निकाला और उसे एक्सपोर्ट किया, लेकिन आपने उस आयरन ओर को प्रोसेस करते हुए कई सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। इससे ये पता चलता है कि कई सारे पॉइंट्स पर वैल्यू एडिशन हुआ है, उतने ही लोगों को रोज़गार मिला है। पहला, उतने ही बड़े स्तर पर चीज़ें ट्रांसपोर्ट हुई हैं, कम्युनिकेट हुई हैं। तीसरा, उतने ही बड़े स्तर पर पाए प्रोडक्ट्स बने हैं। आपने आयरन ओर निकाला और उसे एक्सपोर्ट किया, वो एक अलग चीज़ की डिमांड ड्राइव करता है, पैकिंग मटेरियल। आपने उस आयरन ओर को मटेरियल में कन्वर्ट किया और आपने एक प्लायर बनाया, एक प्लास बनाया, तो उसको रबर की ग्रिप्स भी चाहिए, तो रबर की डिमांड भी मोबिलाइज होगी। यानी कि आप बहुत सारे डाइवर्स प्रोडक्ट्स की डिमांड को मोबिलाइज़ करते हैं जब आप डिफरेंट स्टेप पर वैल्यू एडिशन करते हैं। आप एक प्रोडक्ट को फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलने के लिए कई सारे इंटरमीडिएट गुड्स को कंज्यूम करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और देश के स्तर पर ये सीधा प्रमाण होता है कि कंजम्पशन बढ़ी है गुड्स एंड सर्विसेज की। पर पर्सन जो इनकम है वो बड़ी होगी, क्योंकि जीडीपी को हम नेशनल इनकम के रूप में देखते हैं, और हम मानते हैं कि नेशनल इनकम बढ़ गया मतलब कि पर पर्सन पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा ही होगा, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। इससे हम ये मानते हैं कि नई डिमांड क्रिएट होगी, वो फिर से चीज़ों की डिमांड क्रिएट करेंगे, इससे सप्लाई मोबिलाइज होगा, और इससे प्रोडक्शन साइकिल चल पड़ता है, जिससे रोज़गार बना रहता है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगा, लोगों के हाथ में काम आएगा तो वो उनके हाथ में कमाई आएगी, कमाई आएगी तो वो सेविंग करेंगे, जो कि नेशनल लेवल पर सेविंग्स का काम करके कैपिटल फॉर्म करेगा, पूंजी का निर्माण करेगा। तो ग्रोथ रेट बढ़ने से मल्टीपल फ्रंट हमारे कवर होते हैं। हमारे हाथ में पूंजी निर्माण होता है, कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे हाथ में रोज़गार आता है, हमारे हाथ में सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स एस्टेब्लिश होती हैं, नए तरह के वैल्यू एडिशंस के वाया डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, डाइवर्स रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़, डाइवर्स रेंज ऑफ सेक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, इकोनॉमी डायनेमिक होती है। आई बात समझ में? फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये सारी चीज़ों का अंतर पड़ता है जब
तो पहले ही दिन से ये एम रखा गया था कि बहुत ही हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट पे चलना है अपन को। रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या रखना है? हाई रखना है। हमें इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। और ये डेलिब्रेट कंडक्ट था सरकार का, ये जानबूझ करके उठाया गया कदम था, क्योंकि हम मल्टीपल फ्रंट पे सफ़र कर रहे थे। बेरोज़गारी बहुत थी, खेतीबाड़ी पैदावार कम था, गरीबी भी थी और भूखमरी भी एक साथ ही थी। देश के स्तर पर बुनियादी ढांचा ना आर्थिक था ना सामाजिक था, ना तो इकोनॉमिक ओवरहेड डेवलप किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, और ना ही सोशल इन्वेस्टमेंट्स की गई थी, ना ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर थे। ये दोनों ही, आर्थिक ढांचा ना होने की वजह से आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं कि विकास करे किस पर, मशीनें कहाँ से आएंगी, यातायात का साधन, और ह्यूमन रिसोर्स यानी कि सोशल ओवरहेड ना होने की वजह से काम करेगा कौन इस मशीन पे? वो व्यक्ति भी नहीं, तो तकनीक नहीं और तकनीक से उपयोग लेने वाला व्यक्ति भी नहीं, दोनों ही चीज़ों में हम चूक रहे थे। तो ये ज़रूरी था, इसलिए ये जो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है हमने बहुत हाई रखा, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली पब्लिक एंटरप्राइजेस का रोल एंटर कर जाता है। लिखा हुआ है द पब्लिक सेक्टर वाज एसेंशियल टू रियलाइज द टारगेट ऑफ द हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट डेलिबरेटली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैड टू रिजॉर्ट टू कंपल्सरी सेविंग थ्रू टैक्सेशन। ये लाइन इस हेडिंग को जस्टिफाई करती है। आप ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ने हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट का एजेंडा रखा है, इसके लिए पब्लिक सेक्टर ही अनिवार्य क्यों है, ये प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं कर सकता था? उसका जवाब आप समझ लीजिए। देखिए, सपोज़ कीजिए कि मैं प्राइवेट सेक्टर के अंडर माइनिंग कर रहा हूँ, कैपिटल गुड्स बना रहा हूँ, स्टील बना रहा हूँ। मैं मशीनें, माइनिंग और स्टील, तीन चीज़ें मैं प्राइवेट सेक्टर में कर रहा हूँ। इसके तहत मुझे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। वो प्रॉफिट्स, कितने प्रॉफिट्स बन रहे हैं और कितना मैं जेन्युइन टैक्स पे कर रहा हूँ, ये कैसे सुनिश्चित होगा? इसको आप कैसे इंश्योर करेंगे? बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चाहिए, बहुत ही रॉबस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चाहिए ये जांचने के लिए कि हर तरह का जो सरकार का या देश का हिस्सा बनता है वो ये फर्म या ये कंपनी दे। आज भी मुझे बताइए देश में कितने जेन्युइन टैक्स पेयर हैं? आज भी मुझे बताइए कि जितनी इकॉनमी आपकी उतनी ही पैरेलल ब्लैक इकॉनमी थी, और वो किससे विकसित हुई? टैक्स इवेजन से, टैक्स इवेजन से। तो देश के जो घने साधन थे, जब एक बार सरकार ने वो रिसोर्सेज जुटाए तो सरकार के दिमाग में यह आया कि यह जो रिसोर्सेज हैं देश के, ये रिसोर्सेज प्राइवेट प्लेयर को दिए जाएं। फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के वाया चेक्स एंड बैलेंसेस की नीति अपनाई जाए कि ये प्रॉपर टैक्सेस पे करें, ताकि वो टैक्सेस सरकार के पास आएँ और उन टैक्सेस को सरकार अपनी सेविंग्स के रूप में यूज़ करे, सोशल स्कीम्स रन करने के नाम पर, इक्वालिटेरियन सोसाइटी नाम रन करने के नाम पर, रोज़गार योजनाएं चलाने के नाम पर। ये पॉसिबल अभी नहीं हो पाएगा। उतनी कॉम्प्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, उतने रॉबस्ट चेक एंड बैलेंसेस अभी कर पाना मुमकिन नहीं है। इससे बेहतर ये है कि सरकार ही के पास रिसोर्सेज गैदर हुए हैं और सरकारी ही एंटरप्राइजेज, पब्लिक एंटरप्राइजेज ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में डायरेक्टली आ जाए। इसके वह चाहे जब सरकार ही खुद एक्चुअली में देश में टैक्स की कस्टोडियन है, पब्लिक एक्सचेकर सरकार के कंट्रोल में है, और ऐसे में सरकार ही की एक फाउंड्री प्रोडक्शन कर रही है, तो वो जो भी एक्साइज करेगी उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है, वो जो भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी उसके ऊपर जो कस्टम्स ड्यूटी है, और वो जो भी मुनाफे कमाएगी सरकार ही का तो वो होगा। उस पर सरकार को एक कॉम्प्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन रख के चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने की ज़रूरत क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ। सरकार की कंपनी है, सरकार के ही संसाधन थे, सरकार के ही कंपनी के सरकार की वो कंपनी माइनिंग कर रही है, सरकार ने उसको बोला भी तुम्हारा सालाना 2 लाख एक्साइज ड्यूटी बनती है, बोल लीजिए हजूर आप ही की कंपनी है। लेकिन मतलब सरकारी कंपनी इवेजन क्यों करेगी? सरकारी कंपनी जगह जगह जुगाड़ लगा के टैक्स इवेड क्यों करना चाहेगी? मेरा क्वेश्चन है आपसे। आज भी सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन मैनर में किन एम्प्लॉयज़ का टीडीएस सही मायने में सरकार के पास पहुंचता है? सरकारी बैंक कर्मचारियों का। पता करिए, बच पाते हैं वो? क्यों? बैंक कर्मचारी किसके पास जाएगा सेटिंग लगाने? वो किसको जाके कहेगा तनख्वाह खाते में कम डाल दो, जैसे मेरी ₹1,00,000 तनख्वाह है, 60,000 खाते में डाल दो, 40 मुझे अंडर टेबल दे दिया करो।
किसको कहेगा ये बात? बैंक का एक क्लर्क या एक ऑफिसर ये बात किसको कहेगा? ब्रांच मैनेजर को। ब्रांच मैनेजर कहेगा मेरा भी दुखड़ा ये है, चल दोनों मिलके चलते हैं। किसके पास? सीनियर मैनेजर के पास। सीनियर मैनेजर कहेगा मेरा भी यही इशू है, चलो एजीएम के पास चलें। मतलब चलते चलते पहुँचेंगे सीधे ऊपर टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे, डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर कहेगा मेरा भी सेम लोचा है, चलो चेयरमैन के पास चलते हैं। चेयरमैन करेगा मेरा भी सेम ही लफड़ा है, चलो इन फाइनेंस सेक्रेटरी के पास चलते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी करेगा मेरा भी सेम इशू है, चलो फाइनेंस मिनिस्टर के पास चलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कहेगी मेरा भी सेम इशू है, चलो कैबिनेट में चलते हैं। तो कैबिनेट किसके पास जाएगी? पार्लियामेंट के पास। लुक एट द थिंग्स, दे आर डिफरेंट। बट इमेजिन आप एक प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करते हैं, मालिक से जाके आपने बात की कि मैं देखिए मेरा खर्चा बहुत है, मैं इतना टैक्स नहीं दे सकता, आप मुझे 60,000 तनख्वाह देते हो ना, 40,000 खाते में डालो, आप मेरी 20,000 हाथ में पकड़ाओ, बस दैट्स इट। तो वो भी देखेगा कि हाँ चल अपना भी क्या जा रहा है, ठीक है, वो 40,000 आपको खाते में दे देगा, 20,000 हाथ में पकड़ा देगा। हो गया ना 20,000 पे टैक्स एवेड। ये तो आपको फेवर किया है। खुद उसकी जो खुद की कमाई है उस फैक्ट्री से, उसमें वो क्या ही करते होंगे, बेअंत पैसा बचाएंगे खर्चों में डाल के, खर्चे पे चल फलाना खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा। तो इससे आप कितना चेक, अभी तक डिजिटलाइजेशन होने के बावजूद, अभी तक इतनी रॉबस्ट मशीनरी होने के बावजूद भी आप टैक्स पोटेंशियल टैप नहीं कर पाए। तो शुरुआत में सरकार के पास वो पैसा कहाँ से आता जिसकी मदद से वो भारी भरकम तेज़ रफ्तार वाला रैपिड डेवलपमेंट करना चाहती थी देश में? नहीं हो सकता था। उसके लिए भारी पूंजी निर्माण चाहिए था। उस पूंजी के निर्माण के लिए भारी सेविंग्स चाहिए थी। उन भारी सेविंग्स के लिए ज़रूरी था कि देश के संसाधन से जो भी विकसित हो रहा है वो विकसित पैसा सीधा सरकार के पास आए बिना इवेजन के। सो सरकार ने ये बोला कि बशर्ते सेकंड रूट अपनाने के कि कंप्लायंसेस अप्लाई करा लेंगे, इनसे टैक्स कंप्लायंस होगा, बशर्ते कि ये रॉबस्ट मैकेनिज्म में कवर होंगे। भाई इतना नहीं, वो टाइम के साथ आएंगे अपन, ग्रेजुअली वो मशीनरी बिल्डअप होगी, ग्रेजुअली एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होगा, ग्रेजुअली चेक एंड बैलेंसेस वाला फार्मूला अपनाएंगे। अभी के लिए तो वी नीड स्ट्रॉन्ग सेविंग्स एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशंस। सो वी हैव टू गो बाय आवरसेल्फ। हम खुद ही प्रोडक्शन में आएंगे। देश का संसाधन अभी हम किसी के हाथों में नहीं दे सकते। आई बात समझ में? तो ये एक कारण था जिसकी वजह से फिर ये मजबूरी ही बन गई कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और रैपिड डेवलपमेंट वाया प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर। तो आंसर मिला वाया पब्लिक सेक्टर, वी विल गो बाय। तो दैट वाज द रीज़न कि पब्लिक सेक्टर इतना एक्सपैंड हुआ। अब आपको लॉजिक क्लियर हो गया है। अब आप पढ़िए ये स्टेटमेंट कि हमारी मजबूरी थी कि वी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये दोनों जुड़ गए। क्यों? आपको क्या चाहिए? हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपने यहाँ पर भर दिया आंसर पब्लिक एंटरप्राइज के वाया। वाई नॉट प्राइवेट एंटरप्राइज? द रीज़न इज द गवर्नमेंट हैड टू रिजॉर्ट टू कंपल्सरी सेविंग। गवर्नमेंट को कंपल्सरी सेविंग की तरफ बढ़ना पड़ा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द कंपल्सरी सेविंग? थ्रू टैक्सेशन। थ्रू टैक्सेशन, ओके। तो ये दैट इज अल्टीमेटली अ कंपल्सरी सेविंग। तो मैंने आपको बताया बड़े पैमाने पर पब्लिक एक्सचेकर को कंट्रीब्यूट किया है इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने। तो ये एक है कि सरकार आपको आके कहती है करमबीर पैसा कमा रहा है। करमबीर को किसने कहा कि वो पैसा करमबीर सेव करे? करमबीर उड़ा ले, खर्चा कर ले। ये एक एफडी नहीं कराता, एक आरडी नहीं कराता, एक एलआईसी में पैसा नहीं इसका। करमबीर के एंड पर एक भी सेविंग हुई? जब करमबीर के एंड पर कोई एलआईसी नहीं हुई 12 साल की या 15 साल की, तो करमबीर ने देश के उद्योगपतियों को और देश की सरकार को 12 साल के लिए ऐसा कोई 5 लाख या 10 साल का फंड कंट्रीब्यूट ही नहीं किया जिसे वो निवेश में लगा सकें। जब करमबीर सेविंग ही नहीं करता तो उद्योगपतियों को पूंजी कहाँ से उपलब्ध कराएंगे अपन? करमबीर कहता मैं सेविंग अकाउंट में भी पैसा नहीं रखता, उड़ा मारता हूँ, मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सेविंग ही नहीं है तो कैपिटल किधर से आएगा? तो ये वाली सेविंग जो है ये आपकी चॉइस पे होती है। आप एनईसी में पैसा डालते हो, पोस्ट ऑफिस, आप पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स में जाते हो, आप एफडीयाँ आरडीयाँ कराते हो, एलआईसियाँ। इट इज़ द सेविंग ऑफ योर चॉइस। आपको करना है कि नहीं करना है। जैसे सरकारी बड़ी कंपनियों ने भी बेअंत सेविंग्स की, बट ये तो उनकी चॉइस है। बट एक जो सेविंग है वो आपकी चॉइस नहीं है, दैट इज़ मैंडेटरी, दैट इज़ टैक्स। आप कमाते हैं साल का 10 लाख रुपया, आपको उस 10 लाख रुपए पर 2 लाख सेव करना है, करो, नहीं करना ना करो, आपकी चॉइस।
लेकिन उस 10 लाख रुपए पर 60,000 रुपया टैक्स बनता है, देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो आपने वो 60,000 रुपया, 70,000 रुपया या लाख रुपया जितना भी टैक्स बनता है वो दिया, तो ये सेविंग है। अब एक प्राइवेट प्लेयर से ये कंप्लायंस कराना एज़ कम्पेयर टू फार डिफ़िकल्ट है एक पब्लिक प्लेयर से। आई बात समझ में? तो इसलिए ये वर्ड यूज़ होता है दैट कंपल्सरी सेविंग। सो टैक्सेशन ये इजी सोर्स है कंपल्सरी सेविंग के। तो गवर्नमेंट ये मानती थी कि भाई हमें रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट इस्टेब्लिश करना है, और उसके लिए देश के ये जो रिसोर्सेज हैं हम अभी प्राइवेट प्लेयर के हाथों में नहीं दे सकते, क्योंकि ये प्राइवेट प्लेयर की चॉइस रहेगी कि वो कल को सेविंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। और दूसरा, टैक्सेशन वाया नाम की एक परमानेंट सेविंग जो हमें मिल सकती है वो भी एस्केप होती रहेगी। हम कैसे बचाएंगे? हम तो उल्टा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन में चले जाएंगे, उल्टा चेक्स एंड बैलेंसेस के गुंजलों में फंस के रह जाएंगे कि हम यही देखते जा रहे हैं कि हम उनसे कंप्लायंस करवाएं। कितना स्टाफ, कितनी मशीनरी हायर करेंगे हम, बताइए? तो इसलिए सीधे अपने ही कंट्रोल में रखो चीज़ें अभी। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ। वही पहला पॉइंट है, रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। क्लियर? कोई डाउट इस पे आपको? गुड। दूसरा पॉइंट है पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। देखिए, सही मायने में एक चीज़ देखी जाए तो उस समय में 5 ईयर प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप अपनाया भारत सरकार ने। सब कुछ 5 ईयर प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा था। 5 ईयर प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। देश भर में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जहाँ कहीं भी हैं, आपके डाक खानों में हैं, आपके LICयों में हैं, आपके बैंकों में हैं, आपके लॉकरों में हैं, बीट एवरीवेयर, सरकार के खजानों में जिस भी फॉर्म में है, फीस है, पेनल्टी है, टैक्सेस हैं, लिवाइज हैं, या कोई सरकार को प्रॉफिट हुआ या इंटरेस्ट आया है, एवरीवेयर ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन ये 5 ईयर प्लानिंग के वाया एलोकेट किए जा रहे थे। 5 ईयर प्लानिंग के तहत ये देखा गया कि इस बार देश के स्तर पर ये डेवलपमेंट स्कीम रखी गई है कि हम इस बार एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, या इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे, या सर्विस सेक्टर पर, या फिर एजुकेशन या सोशल सेक्टर जिसको हम कहते हैं। पहले हम प्रायोरिटाइज़ करते थे कि किस सेक्टर में इन्वेस्ट होगा, फिर हम देखते थे कितने निवेश की ज़रूरत है, खर्चा कितना है, तो पता लगा कि 3 लाख करोड़ रुपए के खर्चे की ज़रूरत है। फिर देश बैठता था, राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक, निचले स्तर से होते हुए, ग्राम स्तर से होते हुए ऊपर तक, सारे बैठते थे और देखते थे कि 2 लाख करोड़ के संसाधन हैं अपने पास, 1 लाख करोड़ की कमी है, इसको पूरा कीजिए। आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करिए, बैंक से पैसा उठाइए, बोरोवर से उठाइए, जैसा भी इसको पूरा करिए। 3 लाख करोड़ का खर्चा मिथ लिया गया है, नियत है 3 लाख करोड़ एंठे में लेकर के आइए। तो पूरा रिसोर्स डेवलप किया जितना रिसोर्सेज ज़रूरी है, और फिर ये 3 लाख करोड़ रुपया एलोकेट किया जाएगा। ये 5 ईयर प्लानिंग के तहत इस तरह से रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम फॉलो होता था। वन विभाग, वन कार्यों के लिए कितना जाएगा, सड़कों के लिए कितना, बिजली पावर डेवलपमेंट के लिए कितना, कोस्टल डेवलपमेंट के लिए कितना, हाई सी शिप डेवलपमेंट के लिए कितना, उद्योग धंधों को कितना, एंटरटेनमेंट और टेलीविज़न को कितना, इसके वाया जाता था। हमारी इकॉनमी स्ट्रांगली 5 ईयर प्लानिंग के वाया रेगुलेटेड थी। ओके, ऐसे में अगर ये 5 ईयर प्लानिंग के वाया ही रिसोर्सेज प्राइवेट और पब्लिक दोनों में से पब्लिक को एलोकेट कर दिए जाएं, तो पब्लिक सेक्टर का तो ऑटोमेटिक ही एक्सपेंशन होना तय है। आई बात समझ में? ऑटोमेटिकली होना तय है। तो ऐसे में 2 चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। पहले तो ये जो कंपनियाँ निर्माण के काम कर रही हैं ये सरकारी हैं, तो दे आर स्टेट ओन्ड। और दूसरा, 5 ईयर प्लानिंग स्कीम के तहत स्टेट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फिज़िकल रिसोर्सेज भी लार्जर शेयर में एलोकेट हुए हैं स्टेट के द्वारा इन स्टेट ओन्ड कंपनीज को। ये एक रीज़न बना इनके एक्सपेंशन का। आई बात समझ में? पहला कारण, हायर रेट ऑफ डेवलपमेंट इस्टेब्लिश तभी होगा जब सरकार के पास सेविंग्स बढ़ेंगी, और वो कंपलसरी टैक्सेशन, कंपलसरी सेविंग एक तरह से टैक्सेशन के वाया होती है। उसका कारण ही क्या था कि देश के जो संसाधन बनेंगे, जो रिसोर्सेज फाइनेंशियल होंगे, वो देश अपनी मर्जी से चैनलाइज कर सकता है, और देश ने फिर 5 ईयर प्लानिंग के तहत उन्हें चैनलाइज किया इन्हीं इंडस्ट्रीज़ को और विकसित करने के लिए। यानी कि
पैसा इनमें डाला गया ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू प्राइवेट सेक्टर। तो लिखा गया है पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इन द पब्लिक एंटरप्राइजेस, मेन रीज़न फॉर द एक्सपेंशन। मेन रीज़न पब्लिक सेक्टर के एक्सपेंशन का क्या बना? पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन का पैटर्न ही मेन रीज़न है पब्लिक सेक्टर के एक्सपेंशन का। और रिसोर्स एलोकेशन का पैटर्न अभी मैंने बताया कि जो स्टेट रिसोर्सेज हैं वो 5 ईयर प्लानिंग के वाया प्राइवेट को ना देते हुए पब्लिक सेक्टर को एलोकेट किए गए। लिखा हुआ है इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान द एम्फेसिस वाज शिफ्टेड टू इंडस्ट्रीज़ एंड माइनिंग। ये कहा गया कि इंडस्ट्री और माइनिंग का विकास करना है हमें। इट इज़ इनएविटेबल दैट द पब्लिक सेक्टर मस्ट ग्रो नॉट एब्सोल्यूटली बट ऑल्सो रिलेटिवली टू द प्राइवेट सेक्टर। ध्यान से देखिए यहाँ पर अब एक लाइन जो इसके बीच में मुझे आपको समझानी है, फिर आप इसे जोड़ पाएंगे। रिसोर्स एलोकेशन का जो पैटर्न है वही मेन रीज़न बना पब्लिक सेक्टर की एक्सपेंशन का। हुआ ये कि हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत जो रिसोर्स एलोकेशन है वो एग्रीकल्चर को किया। थोड़ा डाउन कर दो ताकि चले एसी। हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक था, इसके तहत जो रिसोर्स एलोकेशन है वो एग्रीकल्चर को किया। तो रिसोर्स एलोकेशन का पैटर्न एग्रीकल्चर की तरफ है और एग्रीकल्चर स्टेट ओन्ड नहीं था, एग्रीकल्चर प्राइवेट था। ये हमने पढ़ा है। तो आप क्लियरली देख सकती हैं कि पहले 5 ईयर प्लान में तो जो रिसोर्स एलोकेशन हुआ अंडर 5 ईयर प्लानिंग वो हैवीली टूवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर हुआ, दैट इज़ टूवर्ड्स एग्रीकल्चर।